अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद टीके के साथ आपका और चौधरी वसीम इरशाद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में काला मोतिया से बचाव के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से साहिवाल में भी काला मोतिया की बीमारी की आगाही के लिए एक हफ्तावार मुहिम जो है वो शुरू की गई है, जिस सिलसिला में आज साहिवाल PHQ हॉस्पिटल में बाकायदा एक वॉक का भी एहतमाम किया गया। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, जो कि इंचार्ज हैं आई वार्ड डिपार्टमेंट 2 के साहिवाल THQ हॉस्पिटल में। इनसे हम बात करेंगे, इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, इनसे बात भी करते हैं कि काला मोतिया का मर्ज होता क्या है, इसकी तशखीस कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और आज के आलमी दिन के हवाले से भी इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज काला मोतिया की आगाही वॉक भी आपने की, आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, उसके हवाले से असल में इस वॉक का मकसद और काले मोतिया का दिन बनाने का मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मौका दिया। तो बेसिकली पूरी दुनिया में काले मोतिया की आगाही की मुहिम का एक वीक होता है 12 मार्च से 18 मार्च तक जो मनाया जाता है। आज हमने इस सिलसिले में साहिवाल DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में भी एक आगाही बाग रखी, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल साहब ने और MS साहब ने की। बेसिकली काले मोतिया की आगाही मुहिम का मकसद ये है कि अवामुन नास में ये शऊर पैदा किया जाए कि काले मोतिया के नुकसान से बचने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से हम इसके नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज बताइएगा कि काला मोतिया असल में होता क्या है और ये किस तरह हमारी बीनाई को मुतासर करता है? बेसिकली काला मोतिया को हम इंग्लिश में ग्लोकोमा भी कहते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप में तो पेशेंट को, जो मरीज होता है, उसको दर्द स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट होता है, वो फौरन डॉक्टर के पास आ जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक टाइप ऐसी होती है कि जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। इसमें ये होता है कि पेरिफेरल विजुअल लॉस होती है और सेंटर वाली जो बीमारी होती है मरीज की, वो एंड तक रहती है और मरीज को पता नहीं चलता और इसकी कोई अलामत नहीं होती। तो इसलिए हमारे आज की आगाही जो है आगाही मुहिम का मकसद ये है कि मरीजों को इसके बारे में आगाह किया जाए। तो इसमें जो नज़र एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है वो वापस नहीं आ सकती। काले मोतिया की इलाज का मकसद ये होता है कि जो नज़र बची हुई है वो हम बचाई जा सके। इसलिए जितना जल्दी पहले इसका डायग्नोसिस हो जाए उतनी बेहतर हम नज़र को सेव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काला मोतिया लेट्स सपोज किसी बंदे को उसके ऊपर वो हैवी हो जाता है, उसको बीमारी आ जाती है, तो अगर कोई बंदा इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर क्या करना चाहिए? उसको अगर तो बेसिकली काला मोतिया जो है एक मनुष्य मर्ज है, तो अगर तो खानदान में किसी को काला मोतिया है उसको तो उसके पूरी फैमिली को चाहिए कि वो सबसे पहले स्क्रीनिंग करवाए, उसमें डॉक्टर को चेक करवाए और मंथली या ईयरली इसको चेक करवाता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि टाइम क्या है उसकी जो है डायग्नोसिस का। अगर तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर तो मरीज की ट्रीटमेंट आई हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, ड्रॉप्स भी हैं और सर्जरी भी है। इसमें ये होता है कि जो नज़र बची होती है हम बचाया जा सकता है। तो इसमें यही होता है कि बस जितना जल्दी जो है इसका तशखीस हो जाए उतनी ही बेहतर नज़र को बीमारी को हम बचा सकते हैं। और एक दफ़ा अगर नज़र ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। अच्छा नहीं, इसकी भी जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी कोई ना कोई अलामात वाज़ेह होती हैं पहले, तो क्या जो काला मोतिया है इसकी भी कोई अलामात इंसान के अंदर पहले वाज़ेह होती हैं, जैसे सर दर्द का होना? या इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप ऐसी होती है जिसमें तो अलामत होती हैं, सर दर्द होता है, आँख में पेन होता है, रेडनेस सुर्खी होती है और ये बर्दाश्त नहीं होता, तो पेशेंट फौरन जो है डॉक्टर के पास आता है और ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन एक टाइप ऐसी होती है कि जिसकी कोई अलामत नहीं होती, उसमें जो नज़र ख़त्म हो रही होती है मरीज़ की, उसका भी पता नहीं चलता क्योंकि सेंटर वाली नज़र एंड तक रहती है और साइडों से नज़र सुकड़ना शुरू हो जाती है। वो सेंसिटिव जो पेशेंट होते हैं वो हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोड के ऊपर जा रहा था कि यकदम गाड़ी आगे आ गई, अदरवाइज ये पेशेंट को पता नहीं चलता। इसकी यही होता है कि एक दफ़ा ख़ास तौर पे 40 साल से पहले एक दफ़ा डॉक्टर को काले मोतिया के हवाले से आँख का प्रेशर चेक करवाना चाहिए और काले मोतिया के हवाले से पर्दे चेक करवाने चाहिए। अवामन नास से मैं यही अपील करूँगा कि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी भी मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें कहें कि हमें काले मोतिया के हवाले से हमारी स्क्रीनिंग की जाए। हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं वो किसी और मकसद के लिए आते हैं, क्योंकि आँख के अंदर कोई चीज़ चलती है, कोई रेडनेस है, तो जब हम उनको चेक करते हैं तो उनको काला मोतिया होता है, फिर हम उनको बताते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अदरवाइज इस टाइम में ये होता है कि मरीजों को पता नहीं चलता, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया। अच्छा, आजकल क्योंकि बहुत सारी मूजी मर्ज फैमिली की जो बीमारियां भी बंदे होती हैं, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो क्या शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी इससे मुतासर होता है? उसके अंदर भी काला मोतिया के अलामात ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, शुगर वाले पेशेंट में काले मोतिये के अलामत के ज़्यादा होते हैं, और शुगर वाले पेशेंट में शुगर की वजह से जो परतों के ऊपर ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी काला मोतिया हो जाता है। तो इसलिए शुगर वाले और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को खसूसी तौर पे चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएँ और अपने आँख का प्रेशर रेगुलर और पर्दे रेगुलर बेसिस पे चेक करवाएं। तो इसमें क्या हम ये समझे कि जो काला मोतिया है ये काबिल इलाज है या लाइलाज है? काला मोतिया बेसिकली बिल्कुल काबिल इलाज है, लेकिन एक मेन चीज़ वही आती है जो मैंने आपको बताई है कि इसका जो डायग्नोसिस जो है वो अगर अर्ली हो जाए तो हम ये काबिल इलाज है, हम जो नस्ल बची होती है उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो सकी और बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। तो क्या इसके लिए अद्वियात चलती हैं, या आप आपके पास कोई मरीज आता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं कि अद्वियात से ठीक हो सकता है, या इसके लिए इमीडिएटली आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है? बेसिकली मोस्टली तो ये होता है कि आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसके लिए तो बहुत सारी अद्वियात हैं, हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, प्रेशर उन्हीं से कंट्रोल हो जाता है। तो इसकी सर्जरी भी है, सर्जरी हम उस वक्त करते हैं कि क्योंकि इसकी जो मेडिसिन होती है ये कॉस्टली होती हैं और पूरी ज़िंदगी डालना होती है। अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई मेडिसिन के बावजूद भी काला मोतिया कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर कंप्लाइंस उसकी ठीक नहीं है कि वो प्रॉपर डाल नहीं रहा है और पीछे डैमेज हो रहा है, तो फिर हम सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। सर्जरी भी इसकी है और मेडिसिन से भी ये कंट्रोल हो जाता है। यानी कि आप समझते हैं कि अद्वियात अगर आप वक्त से पहले ये डायग्नोज हो जाए बीमारी तो अद्वियात से भी हल हो सकता है? बिल्कुल, ये मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाता है, और अगर वक्त से पहले डायग्नोज हो गया, पूरी नज़र पड़ी हुई है, मेडिसिन हम डालते रहेंगे, प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ये नज़र महफूज है। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब की आप बात सुन रहे थे, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हम आप डॉक्टर साहब से जो है वो बात जारी रखेंगे और इसके ऊपर मजीद जो मालूमात हैं डॉक्टर साहब से लेके आप तक पहुँचाते रहेंगे। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज काले मोतिये के हवाले से हम लोग डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रिजवान साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे अद्वियात के बारे में। अच्छा, अगर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज के ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो क्या ऑपरेशन में 100% मेक श्योर है कि इंसान की बिनाई जो है वो वापस आ जाती है, ऑपरेशन कामयाब हो सकता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑपरेशन का नाम सुन के डर जाते हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली काले मोतिये में जो ट्रीटमेंट होती है उसका मकसद ये होता है कि आँख का प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल लिमिट में रहता है। जिस तरह ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए, इसी का
इसी तरह आंख का प्रेशर होता है। तो मेडिसिन का मकसद ये होता है कि मेडिसिन से प्रेशर कंट्रोल करें, और इसका जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में भी मकसद यही होता है कि आंख का प्रेशर जो बगैर मेडिसिन के कंट्रोल हो जाए। जब मेडिसिन के बगैर आंख का प्रेशर कंट्रोल होता है तो फिर पीछे डैमेज होना हो जाता है, नज़र की बनाई जाना, ज़ाया होना नज़र का, वो रुक जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि काले मोतिये के जो ऑपरेशन है वो अगर हम यंग पेशेंट में करते हैं तो उसमें उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें ये है कि फिर भी हमें मेडिसिन डालनी पड़ती है। अगर हम 50+ एज के पेशेंट में करते हैं तो उसमें उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। मकसद यही है कि आंख का प्रेशर नॉर्मल हो जाए, चाहे वो मेडिसिन से हो चाहे वो ऑपरेशन से हो, ताकि पीछे जो डैमेज हो रहा है पर्दे के ऊपर नज़र का परमानेंट तौर पे वो रुके। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज हम वैसे बात तो काला मोतिया की कर रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट जो हैं आइज के ही हैं, तो चले इसी वाले से फ़ायदा उठाते हुए कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा डिफाइन अगर हम इसको कर लें। हमारे मुआशरे में कॉमन एक दो चीज़ें बड़ी होती, वो कहते हैं जी सफ़ेद मोतिया उतर आया जी, फिर कहते हैं जी काला मोतिया उतर आया। हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें वाज़ेह कर दें कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है और काला मोतिया क्या होता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सफ़ेद मोतिया बेसिकली आप समझ लें कि स्क्रीन का काम करता है। सफ़ेद मोतिया में जो नज़र ख़त्म होती है वो वापस आ जाती है पेट के बाद, लेकिन ये नज़र उतनी ही वापस आती है जितनी पर्दे में मौजूद होती है। जिस तरह गाड़ी की एक स्क्रीन है वो धुंधली होगी, आपने उसको चेंज किया है तो अगर आपको पीछे से नज़र आ रहा है तो आप बाहर देख सकते हैं, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो स्क्रीन चेंज करने से या सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन करने से नज़र बाहर नहीं आती। जो पीछे पर्दे में नज़र है वो काले मोतिये की वजह से डैमेज होती है। काला मोतिया ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको काला पानी नहीं कहते हैं। तो पीछे पर्दे में अगर नज़र होगी तो हम सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद बाहर नज़र निकलेगी, अगर पर्दे में ऑपरेशन नज़र नहीं होगी तो सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन से नज़र नहीं। अच्छा, इसमें क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमारी बॉडी को, चाहे वो कोई भी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, वॉट जो भी है, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है। बच्चे खास तौर पे आजकल, और बल्कि अब तो बड़े भी, रात को लाइट बंद कर देते हैं, मोबाइल उनके हाथ में होता है या टीवी चल रहा होता है। कितना इफेक्ट करता है ये चीज़ कि अगर आप मोबाइल लेके बिस्तर में बैठे हैं तो वो कितनी इफेक्ट करती है रोशनी आपकी आंखों को? अच्छा, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। तो बेसिकली बुक्स वगैरह में तो ऐसा कोई इतना नहीं है, लेकिन हमें कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मसलन दुबई का एक पेशेंट था जिसकी जॉब भी मोबाइल के ऊपर होती थी और मोस्टली रात के टाइम में यूज़ करता था। उनके पीछे आँख के पीछे पर्दे के ऊपर एक केस नज़र वाला हिस्सा होता है जिसमें 90% नज़र होती है। सूरज ग्रहण में या चांद ग्रहण में जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो उसके अंदर वो बर्न हो जाता है, तो इसलिए मना किया जाता है कि सूरज ग्रहण में ना देखा जाए। कुछ मोबाइल यूज़ करने वाले जो खासतौर पे अंधेरे में यूज़ करते हैं तो उनका मैकुलर बर्न भी आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है। और ये अगर मैकुलर बर्न हो जाए तो ये परमानेंट 90% विजन लॉस हो जाती है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आवाम उन्नास को कि अपने बच्चों को एक तो मोबाइल ना दें। दूसरा है कि अंधेरे में मोबाइल बिल्कुल यूज़ ना करें। जब भी मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो पेरिफेरल लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, और स्क्रीन की लाइट से, स्क्रीन की लाइट अगर ज़्यादा होगी तो वो डायरेक्ट जो पीछे पर्दे में तेज नज़र वाला हिस्सा है उसको इफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो बातें आपसे बहुत करनी है, क्योंकि आप जब से आए हैं साहिवाल THP हॉस्पिटल में, आपने कोई वहाँ अच्छी वर्किंग भी की है, कोई नई बिल्डिंग्स का भी विस्तार किया है, कोई नए बेड्स भी आपने यहाँ पे लाए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आँख जो है ना एक बड़ा नाजुक हिस्सा है हमारी बॉडी का। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कहते हैं जी कि मैं पढ़ रहा हूँ मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया, मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। कुछ लोग अगर डॉक्टर उनको एनक एडवाइस करते हैं तो वो एनक ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उस वक्त एनक को लगा लेना और इन दो बीमारियों से फिर बच जाना? बेसिकली जो एनक का नंबर होता है ये बाई बर्थ होता है, तो 8 से 10 साल तक होता है। आंख नज़र का और दिमाग का लर्निंग प्रोसेस चलता है। अगर हम उससे पहले एनक लगाएंगे और ब्रेन को प्ले नज़र देंगे तो दिमाग उस पूरी नज़र को उठा लेता है। अगर उस लर्निंग एज में हम ग्लासेस नहीं यूज़ करते तो बाद में वो मैच्योर हो जाता है और बाद में ग्लासेस से भी नज़र कम रहती है। तो इसलिए मेरा यही मैसेज है कि जब भी बच्चा स्कूल जाने लगे एक दफ़ा उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी नज़र लाजमी चेक करें, क्योंकि वो लर्निंग एज होती है, उसमें कोई भी चीज़ अगर डेफिशिएंट रह जाती है वो फिर परमानेंट डेफिशिएंट रह जाती है। इसलिए एनक का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनक ना लगाने से तो एक दफ़ा नज़र पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद एनक अगर परमानेंट नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि एनक ना लगाने से एक तो आंखों में दर्द होता है, दूसरा नज़र कम आता है। अदरवाइज इसके अलावा भी आंखों के ऊपर इसका कोई असर नहीं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं स्कूल में भी और मुआशरे में भी कि जी ताज़ा सब्जियां फल खाएं नज़र तेज़ होती है, सेब खाएं, बादाम खाएं तो नज़र तेज़ होती है। नेचुरल फ्रूट से, नेचुरल वेजिटेबल से
کتنا فرق پڑتا ہے ہماری آنکھوں کے اوپر. اور دوسرا یہ جو ہم تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں صبح صبح اٹھو واک پہ جاؤ ہریالی دیکھو سبزہ دیکھو تو یہ آپ کی آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں. باقی اس میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل اس میں سچائی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. ایکسرسائز کرنا, فروٹس کھانا اور ہیلدی فوڈ کھانا, اس سے بیسیکلی اوور آل جسم میں امیونٹی بہتر ہوتی ہے. جب اوور آل امیونٹی بہتر ہوتی ہے تو جسم کے ہر حصے کے اوپر کم زور پڑتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم ڈے میں زیادہ زور ڈالتے ہیں. جب ایک چیز ہیلدی ہوگی, توانا ہوگی, تو اس کے اوپر جب ہم زور ڈالیں گے تو ہم فریش رہیں گے. اگر ہم نے ہماری امیونٹی لو ہے, ہم نے یہ فروٹس وغیرہ اور ایکسرسائز وغیرہ کی ہماری روٹین نہیں ہے, تو پھر ہم تھوڑا سا بھی کام کریں گے ہم تھک جائیں گے, آنکھوں میں درد رہنا شروع ہو جائے گا, آنکھوں میں چاو رہنا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہیلدی فوڈ اور ایکسرسائز آنکھوں کے لیے اور اسپیشلی باڈی کے لیے بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت قلیل ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. تو آپ کیونکہ ایچ او ڈی بھی ہیں وارڈ کے, اور پرانی بلڈنگ سے اب آپ نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو, کیا فرق ہے, کیا چینجنگ آئی ہے آئی وارڈ پرانی بلڈنگ میں اور نئی بلڈنگ میں؟ بیسیکلی اس میں سب سے پہلے تو میں ہمارے جو ایکس پرنسپل صاحب ہیں پروفیسر راؤ راشد خانہ صاحب اور ہمارے جو موجودہ پرنسپل صاحب ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی کوششوں سے کہ پیشنٹ کے لیے, مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے. پہلے پرانی بلڈنگ میں ہمارے پاس 18 بیڈ کا ایک وارڈ تھا جس میں بیڈس کی بھی کمی تھی اور جگہ کی بھی کمی تھی, جس کی وجہ سے مریضوں کو اور ڈاکٹرس کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم نئی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے ہیں. یہاں پہ ایک تو یہ کہ بیڈ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے, دوسرا کہ پہلے ایک ڈپارٹمنٹ تھا اب 2 ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں اور 32 بیڈ کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں, جس کا ٹوٹلی فائدہ جو ہے مریضوں کو ہوا ہے کہ پہلے مریض لائن میں لگے ہوتے تھے اور مریضوں کو ایک تو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. دوسرا ہے کہ یہاں پہ ہم ہر قسم کی سرجری کر رہے ہیں, یعنی پیچھے وٹروریٹنل سرجری ہے, اپلوپلاسٹی سرجری ہے, پیڈیاٹرک بچوں کی سرجری ہے, اسکائب ہوتی ہے, کالا موتیا کی سرجری ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ دور دور تک ہمیں کوئی پیشنٹ ہو رہا ہے. اچھا, بلڈنگ تو آپ نے چینج کر لی, پرانی بلڈنگ, پرانے معاملات, پرانے تجربات, اب آپ آ گئے ہیں نئی صدی میں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں, نئی بلڈنگ بھی آ گئی, نئے بیڈ بھی آ گئے. تو کیا جو ڈپارٹمنٹس کے اسٹاف کا رویہ ہے وہ بھی نیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں سب سے زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں جی وہ اسٹاف کی وجہ سے آتی ہے, ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کی وجہ سے آتی ہے. مریض بیٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے اوپر نہیں ہوتے. تو کیا نئی بلڈنگ کے ساتھ ایک نیا انوائرمنٹ بھی آپ دینے جا رہے ہیں؟ بالکل, آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. تو بیسیکلی سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہی یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں نہ مریض خوش ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ابھی آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا, ہم نے اس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی, کیونکہ ہماری نظر میں جو ہوتا ہے وہ مریض جو ہوتا ہے جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. ویسے گناہ گار لوگ ہیں, ہم اگر کریں یا نہ کریں تو جب بھی بیمار ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو میں نے خاص طور پہ خود بھی اور اپنے اسٹاف کو بھی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی مریض کو ناراض نہیں کرنا, کیونکہ وہ جو بھی مریض آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اگر آپ ناراض کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں اور مریض خوش ہو کے جاتے ہیں ہمارے پاس. آپ اگر تھوڑا سا بھی کسی پیشنٹ کو بھیجیں گے تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم مریض کو اکوموڈیٹ کریں, اس کو رسپیکٹ دیں اور اس کی بات کو سنیں. اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. بہت سارے کیسز ہمارے وارڈ میں ایسے ہوئے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اور مریض جو ہے مس بہیو کرتا ہے, لیکن وہ کنٹینیوسلی اپنا کوئی بیہیویئر رکھتے ہیں. بعد میں پیشنٹ آپ نہیں آ سکتا کیونکہ ہم نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری فارن کنٹریز کی ہم ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر اور مریض کا ایک بڑا سافٹ لنک ہوتا ہے ان کے ساتھ, بڑی انداز گفتگو. ہمارے دین میں مذہب میں بھی ہے کہ حسن اخلاق سے پیش ہیں. تو جب آپ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر مریض ایک تو وہ جو اس کے اندر کو اسٹریس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, مریض کھل کے بات کر سکتا ہے. تو کیا اس پیرامیٹر سے بھی آپ کو یہاں پہ اپنے اسٹاف کو کوئی تربیتی مہم, کوئی ادائی لیکچر, کوئی اس طرح کا کہ آپ نے اخلاقیات کا جو مظاہرہ ہے وہ زیادہ کرنا ہے؟ بالکل, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو گارڈ ہے اور ہمارا وارڈ بوائے ہے, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ان کو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. بیسیکلی ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے. ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کم ہوتے ہیں اور برڈن زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہوتی ہیں. لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ 2 ہو گئے, عملہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے, کافی سارا جو ہے ریسورسز ہمارے پاس آ بھی گئے ہیں.
اس کا بیسیکلی مریضوں کو ہی فائدہ ہوا ہے کہ جو پیشنٹ ہم پہلے 200 یا 400 کچھ ڈاکٹر دیکھتے تھے، اب وہ ڈیوائڈ ہو کے 2 یونٹ میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہیں اور اب اس کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے بھی بتایا کہ آپ کی بیڈ کی تعداد بڑھ گئی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی آپ نے 2 کر دی ہیں، 2 حصے ہو گئے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آپ کے اسٹاف میں بھی کمی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا؟ اسٹاف میں کمی کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن ابھی ریسنٹلی ایم ایس صاحب کا اور پرنسپل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ابھی بہت سارا اسٹاف اور پیرامیڈک اسٹاف انہوں نے انڈیکٹ کیا اور آیا ہے، ہمیں کافی حد تک جو کمی تھی وہ بہتر ہو گئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ پہلے ہمارا 3 دن ہمارا معائنے کا دن تھا اور 3 دن آپریشن ڈے تھے، اب 2 یونٹ بننے کی وجہ سے ہمارے 6 دن معائنے کے ہیں اور آپریشن کی جو لسٹیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ پہلے سے بہتر کام ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسٹاف کی ابھی ہمیں مزید بھی ضرورت ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ جتنا اسٹاف ہمارے پاس ہے اس حساب سے ہم ریسورسز کے حوالے سے ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی ہم بہتر سروسز دیں اور مریضوں کا فائدہ اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں بہت ہیں لیکن وقت ہمارا بہت شارٹ ہے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے آج کے دن کے حوالے سے، کالا موتیا کے حوالے سے اگر عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی بالکل، آج کا جو گلوکوما ڈے ہے وہ منایا اس لیے جا رہا ہے کہ تو میرا عوام الناس سے یہی میسج ہے کہ ہمیں نہ صرف خود کالے موتیے کے نقصانات اور اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے دوستوں کو، فیملی ممبرس کو، ہمسایوں کو اور عوام الناس کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت بصیرت کا تحفہ دیا ہے ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے بھی نوازا اور ہمارے عوام الناس کے لیے میسیج بھی دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر رضوان صاحب اپنی بہت ہی مفید معلومات آپ تک پہنچا رہے تھے، تو میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے میں کہا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کالا موتیا بالکل قابل علاج ہے اگر اس کی بروقت تشخیص کی جا سکے۔ ہیلتھی فوڈ کھائیں، ہیلتھی ایکسرسائز کریں، اپنی زندگی کو روٹین میں لے کے آئیں، مشینری سے واپس آئیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں تاکہ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک آپ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔